Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you standard reduction potential and chemical reactivity of D block elements. Students, ये टॉपिक सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा है. इसको थोड़ा सा अगर मैं इजी वे में आपको समझाऊं तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो एक्वस स्टेट में है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है. कैसे करती है ये हमें पढ़ना है. क्या समझ में आया कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, सपोज़ करो हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो उस सॉल्ट में उस ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कब स्टेबल होगी और कब नहीं स्टेबल होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन रेज हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है. ठीक है, थोड़ा बहुत हमने बेटा 11th के अंदर पढ़ा है ये इसके बारे में कि अगर हम किसी मेटल को उसके आयन में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है. अगर रिडक्शन होता है तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यानी हमारा अगर किसी मेटल की रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो उसमें होगा ऑक्सीडेशन या क्या होगा? रिडक्शन. ऑक्सीडेशन हुआ तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह देंगे. रिडक्शन हुआ तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल कह देंगे. यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह के हो गए? दो तरह के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली किस में एक्सप्रेस किया जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल में. यानी यहाँ हमारे जो काम आने वाला है चीज़ वो है रिडक्शन पोटेंशियल, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ जो एक रिलेशनशिप है, और वो क्या रिलेशनशिप है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल. वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है यानी नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी. और अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है यानी कि ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी? लेस स्टेबल हो जाएगी. ठीक है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक, अब रिडक्शन पोटेंशियल का सॉल्यूशन से क्या संबंध है? How reduction potential is related to solution. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब का सॉल्यूशन से क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए हमें एक बॉन्ड हैबर्ट साइकिल को समझना पड़ेगा. तो अब बॉन्ड हैबर्ट साइकिल में हम देखते हैं कि अगर हमारा एक ट्रांजिशन मेटल है, से इट इज़ M, और वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है. ठीक, और हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? M+ में, यानी कैटाइनिक फॉर्म में, और वो भी कौन सी स्टेट में? एक्वस स्टेट के अंदर. ठीक है, तभी तो वो वाटर में डालेंगे. अगर हम कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होती है तो वो सॉल्ट जो है उसमें जो मेटल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. और वो वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होगा? सराउंडेड होगा. यानी वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? एक्वस स्टेट में आ जाएगा. तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल सॉलिड स्टेट में है वो कौन सी स्टेट में आ जाए? कैटाइनिक फॉर्म में आ जाए और एक्वस स्टेट में आ जाए. तो इस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं टोटल एंथैल्पी चेंज. टोटल एंथैल्पी को चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? डेल्टा एच टी से. ठीक है, चेंज इन टोटल एंथैल्पी चेंज, टी फॉर टोटल और डेल्टा एच माने एंथैल्पी चेंज. इसी डेल्टा टी एच को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल में. यानी यहाँ जिस डेल्टा एच टी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही है.
ठीक है। अब जो इक्वेशन हमें इतनी सिंपल लग रही है कि एम सॉलिड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एम प्लस एक्वस में, तो ये एक सिंपल नहीं है, इट इज़ नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। यहाँ ये जो है कई सारे स्टेप्स में से होकर के जाएगा, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, एम प्लस एक्वस मिलेगा। तो कौन कौन से वो स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 में एम सॉलिड को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एम गैस में, यानी मेटल जो हमारा सॉलिड स्टेट में है पहले हम उसको किस में लाएंगे, गैसियस स्टेट में। अब आप बताओ किसी सॉलिड चीज़ को अगर हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में लाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, यानी अगर सॉलिड चीज़ को हमें गैसियस स्टेट में लाना है तो सबसे पहले हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, और उसको डायरेक्टली कौन से स्टेट में ले जाना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए जो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट करा है, डेल्टा एच सब्लिमेशन से। उसको मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट करा है, डेल्टा एच सब्लिमेशन से। ठीक है, और ये हीट हमें देनी पड़ेगी, इसलिए इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, इसीलिए इसका साइन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब इस गैसियस स्टेट से हमें मेटल को, गैसियस स्टेट से हमें कैटाइनिक गैसियस स्टेट में लाना है, यानी हमें इसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाती है, मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल में से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है जब वो मेटल आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस स्टेट में है, तो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए हमारा मेटल यहाँ कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में ही है। ठीक है, हमने इसको क्या दी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये इसने हमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, कैटाइनिक फॉर्म में आ जाएगा, और वो भी कौन सी फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। तो हमें इसको एम गैस से एम प्लस गैस स्टेट में लाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब्लिमेशन एनर्जी हमें फर्स्ट स्टेप में देनी पड़ी और आयनाइजेशन एनर्जी हमें सेकंड स्टेप में देनी पड़ी, और दोनों ही एनर्जी चूंकि हमें देनी पड़ी इसलिए इनका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब हम M प्लस गैस से कौन सी स्टेट में आना चाहते हैं, M प्लस एक्वस स्टेट में आना चाहते हैं, तो हम इस M प्लस कैटायन को किस में डिज़ोल्व कर देंगे, वाटर में। अगर वो हम सॉल्वेंट एज अ वाटर लेते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो वाटर इस कैटायन को क्या कर लेगा, सराउंड करेगा, और उससे एक एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। चूँकि वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसलिए उसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जब हम इन तीनों एनर्जीज़ का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एंथैल्पी चेंज। और इसी टोटल एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने किस में एक्सप्रेस करा है, रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। अगर आपको ये सब समझ में आता है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है और इस टेबल में मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी के नीचे E0m+2/m की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि E0m+2/m का क्या मतलब है। एक्चुअली ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। नॉट का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब, जब हमारा ट्रांजिशन मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटम में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि M+2 से ये M में आता है, तो इसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो एक बात आप याद रखिए, जब भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो उस चीज़ का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो सब किसकी दे रखी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी हैं। कब, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, 0 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर इस चीज़ की बात होगी कि क्या हमारा ट्रांजिशन मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो स्टेबल है या नहीं है। अगर तो वो स्टेबल है तो वो M में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वो अनस्टेबल है तो वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब वो कन्वर्ट होगा इसके अंदर, इसका मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन, और वो तब होगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। यानी अगर वो उसमें कन्वर्ट हो गया तो खुद कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यही बात यहाँ बता रखी है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले तो हमने देखा इनकी वैल्यूज़ पर हमने एक नज़र मारी कि अगर हम टाइटेनियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो हमने देखा कि टाइटेनियम की -1.63 है, वेनेडियम पर आकर वो थोड़ी सी बढ़ गई, क्रोमियम पर आके वो थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन ये क्या हुआ, मैग्नीज पर आके वो फिर क्या हो गई, कम हो गई। आयरन पे फिर वो बढ़ गई, कोबाल्ट पे फिर वो बढ़ रही है, निकल पे फिर वो बढ़ रही है, कॉपर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जिंक पर फिर से वो बहुत क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का कोई ट्रेंड नहीं है। कौन सी रिडक्शन पोटेंशियल का, E0m+2/m की वैल्यू में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर ट्रेंड का क्या मतलब है, अगर हम ये कहें कि वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है तो वो नहीं हो रहा, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है तो वो नहीं हो रहा, पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, पहले डिक्रीज़ फिर, मतलब कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कभी ये बढ़ रहा है और कभी ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो इसी पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है क्या, कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन E0m+2/m वैल्यूज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली इसमें क्या आंसर आएगा आपका, कि जो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा क्या था, डेल्टा एच टी तो था। यानी कि डेल्टा और डेल्टा एच टी जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये खुद कितनी एनर्जी से मिलकर के बना हुआ है, 3 एनर्जी से मिलकर बना है। यानी डेल्टा एच टी जो है वो एक सिंगल टर्म नहीं है, इट इज़ द सम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एनर्जीज। और यहाँ पर जो हमारी सब्लिमेशन एनर्जी है उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का तो है, लेकिन यहाँ हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम 2 आयनाइजेशन एनर्जीज के टोटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें क्या चाहिए, m+2 चाहिए। तो बताइए m+2 बनाने के लिए हमें उसको कितनी बार आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 बार देनी पड़ेगी। यानी कि हमें 2 आयनाइजेशन एनर्जीज का टोटल देना पड़ेगा, IE1 + IE2, और उसका लेफ्ट टू राइट जाने पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के टोटल का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। जब जिन चीज़ों से ये रिडक्शन पोटेंशियल बना है वही चीज़, उन्हीं चीज़ों का कोई ट्रेंड नहीं है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो इसका कैसे होगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके कितने मार्क्स के बनेंगे, 1 मार्क्स के बनेंगे। अब हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, और यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन लगातार बनते हैं। कौन कौन से? वेनेडियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, माइनस में है, ऐसा क्यों है? कॉपर का मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल भी बहुत कम है, माइनस में है, ऐसा क्यों है? और जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ही कम है, ऐसा क्यों है? तो पहले हम इन 3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे, एक तो वेनेडियम का, एक मैग्नीज का और एक जिंक का। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई जितने भी आंसर्स हमें इस चैप्टर में देने हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं आता तो हमें सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास जाना चाहिए। तो हम जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास में। सबसे पहले हम गए वेनेडियम के। ठीक है, अब वेनेडियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वेनेडियम का क्या होता है, 23 होता है। तो जब हमने वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये कितना आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया, 3d3 4s2।
ठीक है। लेकिन हमें यहाँ वेनेडियम का नहीं चाहिए, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, +2 वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत है, वेनेडियम +2 की ज़रूरत है। तो वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। और हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या है, 4s है। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास क्या बचा, 3d3। अब हमने देखा कि भाई जो 3d3 है, ये d जो है ना तो हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, ना ये एम्प्टी है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये फिर भी क्या है, स्टेबल है। तो क्यों, तो एक्चुअली जो हमने कलर्स की जब हमने बात करी थी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, तो वो हमने एक बात करी थी डी ट्रांजिशन की और T2G और EG ऑर्बिटल्स की बात करी थी। तो एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं T2G ऑर्बिटल्स की, और वो T2G ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। तीनों की एनर्जी सेम होती है, डी जनरेट होती है, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो भाई डी ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड नहीं हुआ, लेकिन डी ऑर्बिटल का जो T2G में जब वो स्प्लिट अप हो गया T2G में और EG में, तो T2G जो कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड होने की वजह से वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो भाई अब हमने आंसर दिया कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, स्टेबल है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि उसका T2G कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। यानी वेनेडियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए स्टेबल है क्योंकि उस समय उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है, और इसीलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। आगे बात समझ में। बिल्कुल इसी तरीके से हमें किसका जवाब देना है, मैग्नीज का। मैग्नीज के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d5,4s2 आता है, और जब इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो ये 3d5 बन गया। 3d5 कैसा हो गया, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होकर ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके का जवाब हमारे पास किसके लिए आता है, जिंक +2 के लिए आता है। जिंक का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो कितना आता है, 3d10,4s2 आता है। जिंक +2 का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 3d10। 3d10 कैसा हो गया, फुल फील्ड, और फुल फील्ड होकर के ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कहने का मतलब ये है कि वेनेडियम, मैग्नीज और जिंक तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है, इसीलिए इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, स्टेबल है। आ गई बात समझ में। ठीक है। अब हम ढूंढते हैं इनका जवाब कि निकल का माइनस में क्यों होती है वैल्यू और कॉपर की प्लस में क्यों होती है वैल्यू, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब जब इसका जवाब हम ढूंढने गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास में तो हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या हुआ, जब हम निकल के पास गए तो निकल का था हमारा 3d8,4s2, तो निकल +2 का कितना हो गया, 3d8। तो भाई 3d8 तो किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं है, ना ये हाफ फील्ड है, ना ये एम्प्टी है, ना ये फुल फील्ड है। तो हमने कहा फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हुई, कैसे स्टेबल हुआ। तो इसका जवाब किसके पास था, हाइड्रेशन एनर्जी के पास में था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये सिंगल टर्म नहीं है, इट इज़ द सम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एनर्जीज। तो आंसर इन तीनों के पास में है भाई। तो यहाँ क्या हुआ निकल के अंदर कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी के दोनों के टोटल से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब बताओ हाइड्रेशन एनर्जी कैसी थी, नेगेटिव, यानी इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ऐड होने के बाद भी इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, यानी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड से नहीं है, इसका मतलब किससे है कि इट शोज द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन। ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी के टोटल से ज़्यादा है, तो भाई नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ गई, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। बिल्कुल इसी तरीके का आंसर हमारे पास कॉपर के अंदर आएगा। कॉपर +2 में D9 आता है। D9 अगेन कोई स्टेबल नहीं है, तो अगेन इट इज़ नॉट स्टेबल। अगेन इट्स आंसर जो है गोज़ टू हाइड्रेशन एनर्जी। इसका आंसर भी किसके पास में है, हाइड्रेशन एनर्जी के पास में। अब कॉपर के केस में क्या हुआ कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी के टोटल से क्या हो गई, कम हो गई, यानी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई, और इसीलिए इसका इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई।
तो बताइए, अब देखते ही देखते हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए। पहला क्वेश्चन हमने ये करा था कि देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड वाला, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बने, 3 क्वेश्चन इकट्ठे बने कि वैनेडियम, मैग्नीज और जिंक तीनों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल होती है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है। 3 क्वेश्चन ये हो गए, फर्स्ट ये हो गया 4, और उसके बाद में 5, 5th और 6th क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड बन गया, निकल और कॉपर से रिलेटेड बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी ट्रांजिशन सीरीज पर, दूसरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। सीरीज हमारी वही है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ, M+3/M+2 की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे थे, यहाँ +2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, 0 में। यहाँ +3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर +3 स्टेबल है तो वो +2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो +2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो भाई रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन नहीं होगा, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, कम हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो भाई इसका मतलब M+3 क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यानी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का डायरेक्ट क्या है, रिलेशनशिप है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए, सपोज करो हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, जो भी है इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कैंडियम +3 स्टेबल होता है। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, 3d14s2। अगर वो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो d 0 हो गया, एम्प्टी हो गया, वो स्टेबल हो गया। इसलिए इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, स्टेबल होगी। यानी कि ये +3 से +2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि रिडक्शन +3 जो है वो रिड्यूस नहीं होना चाहती। ठीक, इसी तरह से हमें मैग्नीज की +3 की बात करनी है और इसी तरीके से हमें जिंक की +3 की बात करनी है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, यानी कि Mn+3 लेस स्टेबल है और जिंक +3 भी जो है वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है, इसका मतलब ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो जब Mn+3 से Mn+2 में कन्वर्ट होता है तो स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से जब जिंक+3 जिंक+2 में कन्वर्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो भाई ऐसा है, अगर हमें ये रिलेशनशिप समझ में आ जाती है, ये वाली रिलेशनशिप समझ में आ जाती है, और हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये 3 आयनाइजेशन एनर्जी का टोटल होता है, जिसमें सब्लिमेशन का साइन पॉजिटिव है, आयनाइजेशन का पॉजिटिव है, हाइड्रेशन का नेगेटिव है, और फिर हमें ये समझ में यानी कि ये 2-3 बातें हमें समझ में आ जाती हैं, तो ये हमें अपने आप समझ में आ जाएंगी। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टोटल क्वेश्चन आपके बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो आपके सीधे सीधे 9 क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था कि वाई कॉपर +2 स्टेट इज़ मोर स्टेबल देन कॉपर +1। तो वहाँ मैंने बताया था कि कॉपर +1 का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर +2 के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो वो भी आपका आंसर यहीं आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और वो है जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ आपको, जैसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेटेलिक करैक्टर के बारे में, हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में, और भी कई प्रॉपर्टीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें जो है मेन 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और वो है एटॉमिक रेडियाई यानी साइज़ के बारे में बात करेंगे, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम एक ट्रांजिशन सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे एटॉमिक रेडियाई चेंज होती है और कैसे आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कैसे एटॉमिक रेडियस चेंज होती है और कैसे आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमने लॉज पढ़े थे, जो हमने पीरियोडिक लॉज पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होनी चाहिए जब हम स्कैंडियम से किसकी तरफ जाएं, जिंक की तरफ जाएं, और सबसे छोटा साइज़ किसका होना चाहिए, जिंक का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने एक नॉर्मल
पीरियोडिक लॉ को लेकर के चलें। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तब तक तो साइज़ डिक्रीज़ होता है जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम से लेकर कॉपर तक जाते हैं तो साइज़ में कोई चेंज ही नहीं आता और इसका साइज़ लगभग कैसा रहता है, सेम रहता है। आपको ध्यान हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, वो करी थी एलॉय फॉर्मेशन, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय फॉर्म करते हैं क्योंकि उनका साइज़ लगभग कैसा होता है, सेम। अब आप देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24, और कॉपर का कितना है, 29, यानी 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स का जो है साइज़ कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है। और एक जो सबसे हमें स्ट्रेंज बात लगी वो क्या, कि जब हम कॉपर से जिंक की तरफ गए तो साइज़ बढ़ गया। यानी कि अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो पहले तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, फिर क्रोमियम से कॉपर तक वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आता, और फिर कॉपर से जिंक तक जो है वो साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताई थी बात, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से क्यों चेंज होगी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो पेन अल्टीमेट शेल में आता है, n-1d में आता है, न कि वैलेंस शेल में आता है। तो जो भी रीज़न है इसका वो क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, n-1d में आता है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, और इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक की बात तो हमें समझ में आती है कि साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो है उसका अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। ये तो हमने 11th में ही पढ़ लिया था, वही बात है। लेकिन क्रोमियम से लेकर कॉपर तक क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलअप होने शुरू होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उनके बीच के रिपल्जन्स बढ़ जाते हैं, और इसी रिपल्जन्स को, इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती जाती है, और एक समय वो आता है जबकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल हो जाता है, और उस समय में क्रोमियम और कॉपर दोनों का साइज लगभग कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है। और जब हम कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो न्यूक्लियर चार्ज से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जिंक के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से रिपल्शंस भी क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। यानी अगर हम देखें, अगर हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से कम था, फिर वो उसके इक्वल हुआ, और फिर वो उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो है साइज़ जो है अल्टीमेटली जिंक का जो होता है वो कॉपर से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मेन रोल किसका रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज़ को बड़ा करता है, न्यूक्लियर चार्ज साइज़ को छोटा करता है, तो यहाँ दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगा। तो शुरू में स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक था, फिर वो बराबर हो गया, और फिर वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है। अब मैं साइड बाय साइड यहीं किसकी बात कर लेती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी की। ये हमें पता है कि अगर साइज़ बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी हो जाता है, तो हमें उसको रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी देनी पड़ती है, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात तो हमें पता है कि अगर साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन पीरियड में साइज़ क्या होता था, जो हमने पढ़ा था, एस और पी ब्लॉक में भी आता है, और हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़। तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ जुड़ गई कि दिस इंक्रीज इज़ लेस
बढ़ती तो है लेकिन कम बढ़ती है, जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है? न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करना चाहता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाना चाहता था, दोनों लगभग बराबर हो गए, तो उसकी वजह से जो है आयनाइजेशन एनर्जी भी लगभग बराबर हो गई, थोड़ी बहुत ही बढ़ी जब हम स्कैंडियम से कहाँ तक गए? जिंक तक गए। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाली बात अप्लाई हो रही है जो यहाँ अप्लाई हो रही थी। क्रोमियम से कॉपर तक साइज लगभग कैसा था? सेम। और जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, बट दिस इंक्रीज इज वेरी स्मॉल। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? मैं दोनों को कंपैरेटिव करके बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो ये तो बात हो गई पीरियड की। पीरियड में रेडियाई कैसे चेंज हो रही है और पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की, कि अगर हम ग्रुप में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कैसे चेंज होगी। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी हम 3D से 4D, 4D से 5D और 5D से 6D की तरफ जाते हैं, हम जो नॉर्मल रूल्स हैं हमारे पीरियोडिसिटी के वो अप्लाई करें, तो साइज़ क्या होना चाहिए? इंक्रीज़। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज़ होनी चाहिए। यानी कि जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज़ क्या होना चाहिए? इंक्रीज़। लेकिन जब हम 3D से 4D तक जाते हैं तब तक तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसा कि होना चाहिए था, क्योंकि शेल नंबर बढ़ जाता है, 1 बाय 1 शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा और साइज भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। यानी 3D से 4D तक तो हमें ऐसा देखने को मिला। लेकिन जब हम 4D से 5D तक जाते हैं तो हम देखते हैं साइज में कोई चेंज ही नहीं आया, और जब हम 5D से 6D में जाते हैं तब भी साइज में कोई चेंज नहीं आता। तो ये इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न फ़िलहाल तो आप केवल 3 वर्ड्स में याद कर लीजिए, 2 वर्ड्स में याद कर लीजिए। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4D से 5D तक देयर विल बी नो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम 5D टू 6D अगेन देयर विल बी नो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आप देखिए 3D से 4D तक साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज। 4D से 5D तक साइज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, और 5D से लेके 6D तक भी साइज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो 4D से 5D में साइज़ चेंज नहीं आ रहा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और 5D से 6D तक साइज़ में चेंज नहीं आ रहा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तो हमें इतना ही याद करना है। इसी चैप्टर में आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो F ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर बनाऊंगी, और वहाँ मैं आपको समझाऊंगी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात आती है तो जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 3D से 4D तक तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन 4D से 5D तक वो इंक्रीज हो रही है, और 5D से 6D तक भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो चारों ही बातें थी रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एनर्जी, हाउ दे चेंज इन अ पीरियड एंड हाउ दे चेंज इन अ ग्रुप, ये चारों में ही हमें कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा ट्विस्ट नज़र आता है। जो हमने नॉर्मल बातें पढ़ी थी, जनरल बातें पढ़ी थी, उससे हमें थोड़ा सा चेंज नज़र आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अब हम आते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस पर रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लास्ट एलिमेंट की बात करें तो उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं D10 और S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंने यहाँ पर NS2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका N-1D, यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों में फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो D हो चाहे वो S हो, तो वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने में से रिमूव नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए हमें उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, यानी कि उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं क्रोमियम की, तो वहाँ पर
आता है कि उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब इसका आंसर भी किसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास है। कैसे है कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे अपना तो इट विल द D बिकम हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट विल easily remove its electron, that's why its first ionization energy will be low। तो क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो, जबकि इन तीनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर मोटे तौर पर हम इस बात को समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर तो हम इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हाई, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कोई स्टेबल हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बात हुई IE1 की, अब हम बात कर लेते हैं IE2 की। IE2 के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हम वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज की बात करते हैं तो हिसाब से वेनेडियम से मैग्नीज जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन मैग्नीज की क्रोमियम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन द सेम वे हम बात कर रहे हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। इन द सेम वे जब निकल, कॉपर और जिंक से हम इस ट्रायड में हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जिंक से क्या हो जाती है, ज़्यादा, जबकि होनी क्या चाहिए थी, जिंक की ज़्यादा। अगेन इसका आंसर किसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d54s1। जब हमने इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी तो ये 3d5 हो गया, यानी स्टेबल हो गया। तो बताओ इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। उसके बाद में जब ये 3d5 बन गया, स्टेबल हो गया, और इसमें हम इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली वो हाई हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, स्टेबल, और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये बात किस पर अप्लाई होगी, कॉपर के ऊपर। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ 3d5 यानी हाफ फील्ड की बात होगी और यहाँ 3d10 यानी किसकी बात होगी, फुल फील्ड की बात होगी। अदरवाइज दोनों का आंसर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, अब हम अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं और वो है हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम बात करेंगे मैग्नीज और आयरन के बारे में। अब जब हम मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d54s2 आता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो 3d54s1 हो गया। अब अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, तो ऑब्वियसली इसकी IE2 कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। बट वी आर वांट टू नो अबाउट IE3। हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं, IE3 के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम इसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं करेगा क्योंकि अब ये क्या हो गया है, स्टेबल, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक, आयरन के केस में क्या हो रहा है कि जब हम इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल गया तो ये 4s1 हो गया। अगली आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ऑब्वियसली लो हो जाएगी क्योंकि आफ्टर रिमूवल इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा। 3d6 में जो है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 3d6 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये 3d5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड, यानी क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो मैंने आपको बताया कुल मिलाकर हमें यही बात याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कोई स्टेबल होता है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन स्टेबल में से ही निकाल रहे हैं तो वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक और हमें रिलेशनशिप करनी है, दैट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था और उसको मैंने किससे रिलेट करा था, रिडक्शन पोटेंशियल से। लेकिन वो बात हमें कब करनी है, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्वस होगा, यानी कि हमारा सॉल्ट किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में। एट दैट टाइम द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिसाइडेड बाय या विल बी डिपेंड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर लेकिन हमारा कंपाउंड जो है वो एक्वस स्टेट के अंदर नहीं है तो उस समय में उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमें ध्यान से देखना है कि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, अब वहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, यहाँ भी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछे भी हुए हैं कई बार कि जो निकल सेकंड कंपाउंड होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड? ऑक्सीडेशन स्टेट, जो रोमन लेटर्स में हम शो करते हैं। निकल सेकंड के कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्लैटिनम 2 कंपाउंड से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निकल की आयनाइजेशन एनर्जी प्लैटिनम से क्या होती है? कम, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब इसमें क्या है कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है? सेकंड की। तो इसका मतलब हमें उसको दो बार आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी हमें इन दोनों के टोटल की बात करनी पड़ेगी। यानी कि IE1 प्लस IE2 जो है वो निकल की IE1 और IE2 के IE1 प्लस IE2 जो प्लेटिनम की है उससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसको स्टेटमेंट में बोलना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर निकल इज लेस देन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर प्लेटिनम। तो ये थोड़ा सा बल्कि आपको टफ लगेगा, और आप अगर इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक। बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारा बनता है कि K2PtCl6 इज मोर स्टेबल देन K2NiCl6। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी थी, यहाँ इन्होंने हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताई नहीं है। तो पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए बोलो अगर मैं इस प्लैटिनम की निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? हमने 11th में सीखा था, क्या करूँगी? पोटेशियम की +1 होती है, इंटू क्या हो जाएगी? 2, प्लस क्या हो जाएगी? x, और माइनस क्या हो जाएगी? 6 × 1 प्लस -1, क्योंकि Cl की कितनी होती है? -1। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4। और जब मैं इसको रोमन लेटर में लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी। ऐसे ही यहाँ निकल की भी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि ये स्टेबल है, इसका मतलब प्लैटिनम 4 स्टेबल है। अब प्लैटिनम 4 स्टेबल कब होगा? जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन हम कितनी आयनाइजेशन एनर्जी का सम करेंगे? 4 का, क्योंकि प्लैटिनम 4 बनाने के लिए हमें उसको 4 आयनाइजेशन एनर्जीज देनी पड़ेगी, IE1, IE2, IE3 एंड IE4। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल हो गया कि प्लैटिनम 4 इज मोर स्टेबल देन निकल 4 बिकॉज द सम ऑफ 4 एनर्जीज IE1, IE2, IE3 एंड IE4 फॉर प्लैटिनम इज लेस देन IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 निकल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने पहले इंट्रोडक्शन करा, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। ठीक, अब हम इसके बाद में शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी और लिमिटेड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थोड़े से टफ हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जो समझाया, आई होप आपको वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड डू स्टडी।